मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सिद्धगिरी पर्वत पर। सिद्धगिरी और शिवगिरी ये दो पर्वत हैं और यहाँ पर जो ये मठ है इसे 1300 साल पुराना ये मठ है और इसकी गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया ये मठ आज भी जो क्षेत्र के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर 6 दिन के भीतर जो पंचमहाभूत लोकोत्सव मनाया गया, जो 20 तारीख से लेकर के 26 फरवरी तक चला है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजाना 5 लाख लोगों की आवक देखी गई है, उसका अनुमान लगाया गया। मतलब खेती से जुड़ी जो प्रेरणा है, समझ है, इस सब को समझने की कोशिश करने के लिए यहां पर करीब 30 लाख लोग आए हैं। और इसका मतलब यह है कि ये इतने लोग क्यों आते हैं, इसमें 90% लोग जाहिर तौर पर जो आसपास का इलाका है वहां से आए होंगे, लेकिन वो क्यों आते हैं इसका भी एक वजह है। यहां पर जो देश को कहा जाता है कि ये देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है, एक ऋषि ने ऋषि का कार्य कम और कृषि का कार्य करना ज्यादा शुरू किया। और मेरे सामने अदृश्य काढ़ सिद्धेश्वर महाराज स्वामी जी बैठे हैं। आपके प्रयासों से यहां पर करीब 5 लाख देसी गोवंश लोगों ने पालना शुरू किया। जहां पर देश भर में गोवंश को पालना कठिन हो रहा है, वहां पर खुशी खुशी लोगों ने अपने घरों में गाय पालनी शुरू की। बाजू में मैंने सुना एक गांव है सिलकेवाड़ी, वहां तो हर घर में पीछे 2 गाय और एक गोबर गैस की यूनिट लगाई लोगों ने और खुशी खुशी ये सारा काम शुरू किया। ये वो मठ है जहां गाय के घी को भी 2500 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीद लिया जाता है। गोपालक को कहीं भी निराशा ना आए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और यहां पर वे सारे लोग बैठे हैं जो देश भर में भी प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। वे स्मार्ट किसान हैं, अपने अपने राज्यों से आए हैं। स्मार्ट खेती का जो ये सफर है आगे उनके साथ में शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। पूरी की पूरी चर्चा की शुरुआत हम करने की यहां से कोशिश करेंगे कि जो खेती की समझ है और साथ में ग्राम का विकास, इन दोनों का अंतर संबंध यहां बैठे हुए लोग किस तरह से समझते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। और जो खेती की समझ है, गांव का विकास है और गाय की स्थापना है, इन सब चीजों को आप किस तरह से आपने अपने अनुभव से समझा अभी तक? देखिए, देश तो किसानों का है, तो किसानी यहाँ की प्रमुख व्यवसाय है। तो ये छोटी छोटी खेती हो रही है तो खाने वाले मुंह बढ़ रही है, तो उपज घटती जा रही थी और जो अन्न उग रहा है उसमें जहर ही आ रहा है। करीब करीब 1 किलो में 27 मिलीग्राम जहर आ रहा है। इसकी वजह से जिस देश में खेती की इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए वहाँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये देश के लिए अच्छा नहीं करके हमने एक अभियान ले लिया कि गायों की संख्या बढ़ाना, फिर जैविक खेती की प्रतिशत बढ़ाना। तो अगर आप ग्रीन इकोनॉमी की बात करें, खेती की बात करें, तो हजारों साल से भारत में इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मार्ग और माध्यम माना गया है। और ये इतना टिकाऊ विकास था जिसमें रत्ती भर प्रदूषण नहीं हुआ हजारों या लाखों वर्षों में भी। अभी अमेरिका में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला ग्रीन इकोनॉमी में और उन्होंने यही कहा कि भविष्य की इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी है, खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था है और इसलिए उस दिशा में अब लोगों को बढ़ना चाहिए। अभी एक सीएनजी का बड़ा प्लांट लगाया है और उसके जो उत्पाद हैं, गोबर आधारित, जो रासायनिक बोला जाता है लेकिन वह रसायन मुक्त है, और उसको किसानों को निःशुल्क बांटा जाता है। क्या वहाँ पे आज करीब 4500 गोवंश हैं और वहाँ पे जितनी भी कृषक जो वहाँ पे हैं और हिमाचल तक, वहाँ भी निःशुल्क गोबर का व्यवस्था किया गया है। आप भी संत हैं, लेकिन एक वैदिक ग्राम और सामूहिक खेती, सहकार की खेती, ये सबको कैसे शुरू किया, हम समझने की कोशिश करेंगे 1 मिनट में। एक प्रोजेक्ट वैदिक ग्राम शुरू किया था जिसमें
अपने कुछ साथी जो शहरों में अपने अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, उनसे मैंने कहा कि आप जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस बार आप ज़मीन पे इन्वेस्ट कीजिएगा। हम सब मिलके एक जगह कुछ ज़मीन खरीदेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। आपको ये चिंता करना नहीं कि ज़मीन को संभालना है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, संभालने वाला टीम अलग रहेगा, आपका ज़मीन अपना रहेगा। तो इस प्रकार हमने 65 एकड़ ज़मीन अभी बुंदेलखंड के हमीरपुर जिला में हमने ली है। कितने साथियों ने रुचि ली? इसमें कम से कम 20 परिवार होंगे। मठ ने पहले एक मॉडल बनाया लखपति खेती का। 1 एकड़ में एक किसान अपनी गाय भी पालेगा, बायोगैस भी लगाएगा, उसका निवास भी होगा, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, पैकेजिंग की व्यवस्था होगी और 150 से ऊपर प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ होंगी। लखपति खेती का मॉडल धीरे धीरे पूरे देश भर में लोगों को प्रेरित कर रहा है और ये जो प्रयास है, इतना बड़ा समागम, 30 लाख से ऊपर लोग यहाँ आने वाले हैं, ये सब लोग इस खेती को देख करके जाने वाले हैं। इसके माध्यम से इस देश की खेती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये जो पहल है महाराज जी की, ये पहल इस आज राष्ट्र में हलचल पैदा कर रही है, कल पूरी दुनिया को दिशा देगी। मैं मठ के उद्देश्य बताता हूँ खेती के, तो उसमें से बहुत सारे लोग मठ के कार्य बताते समय जब लोगों को बताते और लोगों का जो प्रतिक्रिया आ जाती है और तुरंत लोग उसको ग्रहण करते हैं, उसमें बहुत आनंद मिलता है। इसके कारण हमारे मठ के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लोग स्वीकारने से हमें पता लगता है, यही सबसे बड़ी खुशी लगती है हमें। मेरा ऐसा मानना है कि धरती और पानी और पर्यावरण और इकोसिस्टम को संभाल लें तो हमारे जो बच्चे हैं वो मजबूत होंगे और बहादुर होंगे, काम करने योग्य होंगे और देश को बना पाएंगे। और यहाँ ही जो कनेरी मठ से यही शिक्षा दी जाती है, हम यहाँ से सीख करके हमारे गांव में उसको बिल्कुल जैसे जब पौधारोपण करते हैं वैसे इस विचार को रोपते हैं। मैंने सुना कि आपने अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा करके खेती में ही रोक लिया, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और ये बचपन से भी ये कह रहा था कि मैं गऊ पालूंगा, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। और आज ये गायें पालता है, खेती करता है, खुद उसमें लगा रहता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। आम तौर पर जहाँ पर गांव में ये बात आई कि और लोगों ने घरों में माँ बाप ने कहना शुरू किया कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गोबर उठाना पड़ेगा, यहाँ पर लापोड़िया साहब ने कहा कि पढ़ो लिखो और गोबर उठाओ। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के संबंध में जागरूकता किसानों में फैलाता हूं और समझाता हूं कि अगर धरती को बचाना है इस विनाश से तो आपको गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर आना होगा, इसी से हमारा भविष्य और राष्ट्र सुरक्षित रहे। अभी जो है प्रताप हमारे साथ हैं, MA इंग्लिश किया है लिटरेचर में और लापोड़िया जी के सुपुत्र हैं। और ख़ास बात यह है कि इंग्लिश में पढ़ाई करने के बाद में गोबर उठाना ये तय किया है। एक चीज़ ये समझता हूँ कि गुरुजी के समझ से माता पिता में समझ बनी है और वो अपने बच्चों को तैयार करे तो वो देश को बदलेगी, क्योंकि युवा ही देश का आगे फ्यूचर है। तो नए युवा किसान बहुत खड़े हो रहे हैं महाराज जी के दर्शन से, तो वो चीज़ हमने सीखी है। यहाँ से बहुत युवा किसान खड़े हुए हैं और इस इलाके में भी हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं। मैं 2015 में यहाँ आश्रम में पहली बार आया था। उसके बाद हमने जो है 3 दिन का एक कार्यक्रम गोरस में किया था। महाराज जी 3 दिन वहाँ पे रहे थे और 20,000 किसान आसपास से आए थे। उनका कार्यक्रम वहाँ से संपन्न हुआ और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र में जाके इस तरह का कार्य शुरू किया कि जिससे कि जो है वहाँ के गोवंश का जो है संवर्धन हो। मतलब समाज को जगाने की कोशिश है। सेंद्रीय खेती से महाराष्ट्र में कहा जाता है, देश भर में प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। जैसा विजन हमारे स्वामी जी का है कि जहर मुक्त खेती होकर और बच्चों को दवाई से बचाया जाए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। दूसरी बात हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है कि किसानों की आय दूनी हो। जब जीरो बजट सुभाष पालेकर की पद्धति से अगर हम खेती करते हैं तो खर्चा कुछ आता नहीं है और बिक्री में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आज की तारीख में हम दूना कमा रहे हैं। आपका विजन क्या है? हम अपनी इसको खेती में शुरू कर दी है और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। संपूर्ण ग्राम विकास पे काम कर रहा हूँ, जिसमें गाय भी है, गोबर गैस प्लांट भी है, गैसीफायर भी है। क्या समझ बनी आपकी? मेरी समझ बनी कि अगर सारा किसान, नई आने वाली नई पीढ़ी अगर खेती में लग जाए तो ये देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। क्योंकि आज का जो है हमारे गांव में एक प्रथा है कि भाई जो खेती कर रहा है उसको शादी नहीं हो रही, लेकिन हमारा मन ये है कि जो गांव जो है वही विकास करना चाहिए। शहर का पैसा गांव में आना चाहिए, गांव में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, गांव जो है संपूर्ण विकास तभी होगा। और मैं अपने आप को गांव को संपूर्ण करने में लगा हुआ, कोई चीज़ बाहर से नहीं। अगर मुझे डीजल का विकल्प मिल जाए तो मुझे कोई बाजार से कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
क्या समझ है और ग्राम विकास कैसे संभव? मेरा ये मानना है कि जैसे जल पानी नीर तीनों एक हैं, वैसे ही गाय प्रकृति और धरती तीनों एक हैं। ये तीनों नहीं समझ में आएंगी तो मनुष्यता नहीं समझ में आएगा। पहला प्राणी है धरती का जो अपनी कब्र खोदने में लगा हुआ है, पांचों तत्वों से बना और पांचों तत्वों को ही नष्ट करने में लगा हुआ है। स्वामी जी ने जो अलख जगाई है, जो मशाल खड़ी की है, वो देश पूरा स्वामी जी की तरफ देख रहा है। आज आने वाले समय में 100 तालों की एक ही चाबी है, वो है देसी गाय। ये देश को न विज्ञान बचाएगा न कल कारखाने बचाएंगे। सबकी जरूरत है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन पहली जरूरत जो है वो गाय से है। ये भारत बना ही गांव से है और गांव उसको कहते हैं जहाँ गायें होती थी। तो भारत को पुनर्जीवित करना है तो गाय को लाना है, पंच तत्वों को बचाना है तो देश में गाय को लाना है। प्राकृतिक खेती जब होगी, सबसे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान आज के दिन में षड्यंत्र पूर्वक किसान पहुंचा रहा है। उस किसान को दान की जरूरत नहीं है। सरकारें संस्थाएं किसानों को दान देना बंद कर दें, सरकारें और संस्थाएं किसान को ज्ञान देना शुरू करें। खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसमें बाजार से कोई आइटम ना आए, और ऐसा था, अभी 20-25-50 साल में बिगड़ गया है पूरा सिस्टम, इसको दोबारा ठीक करना है। स्वामी जी मार्गदर्शन में एक गाय जो एक जोड़ भैल है, 5 गाय है गांव में। हमारे 1 एकड़ भी एक खेती नहीं, दूसरी के मालक को खेत कर को काम कर रहे हैं गाँव में। अरे वाह, उनके पास जमीन नहीं है लेकिन फिर भी वो खेती करते हैं, गाय रखते हैं, बैल पालते हैं। कितना बैल है? एक जोड़ा है, एक जोड़ा बैल है। 5 गाय है, 5 गाय 2 बैल। खेती बिल्कुल नहीं लेकिन फिर भी खेती करते हैं। स्वामी जी हमारे सामने हैं। हमें ये बताया गया है कि वो मिसाइल साइंटिस्ट रहे हैं और बाद में खेती को समझना क्यों शुरू किया, ये हम उनसे समझते हैं। पिताजी स्वामी शिवानंद जी के साथ एसोसिएटेड थे, तो बचपन से वहाँ जाता था। तो कुछ समय तो सब कुछ किया, फिर सब छोड़ दिया, सोचा फिजिक्स ही सब कुछ है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे परिवर्तन आया, 2-3 मेडिटेशन कैंप किए, विपश्यना वगैरह किए। वहाँ कुछ समझ ये आई है कि आप जो करते हो, आपका एनर्जी जिधर जाता वैसे आपकी वृत्तियाँ डेवलप होती है। तो ये जब समझ में आया तो मैंने वो वैज्ञानिक का वो छोड़ दिया और फिर नेचुरल चीज़ है क्या, इसकी शोध में निकल पड़ा। काफ़ी समय घूमा वगैरह। और क्या समझा फाइनली ये समझा है कि यू हैव टू बी इन कंसोनेंस विथ नेचर, बेसिकली नेचर के साथ समन्वय के चलना चाहिए आगे, पंच महाभूत के साथ समन्वय करके। मैं पिछले 2 साल से गाय पालन व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ। कि मैंने इसलिए जुड़ा कि मैंने वहाँ मैंने समाज में मैंने ये देखा कि जितना भी वहाँ पे पढ़ी लिखी जो एजुकेटेड यंग है, उन लोगों को दिमाग में अभी ये चल रहा है कि पढ़ाई करने का बाद वो नौकरी में ही लग जाता है, कि वो नौकरी ही उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई करने का बाद भी अगर हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे, गाय पालन व्यवसाय करेंगे, तो वहाँ से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कि नौकरी हम लोगों के लिए। आपने कमाया? हाँ, मेरा अभी चल रहा है। मेरा छोटा और बड़ा करके 29 गाय है। तो 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये काम करते वक्त मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि अभी इसको कैसे बढ़ाया जाए, कि वहाँ पे ऐसे अच्छा ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलता है। तो ये गाय पालन व्यवसाय अपनाने का बाद ये मेरा प्रथम भ्रमण है यहाँ पे। आज कोई भी चीज़ है वो बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, और जब तक युवा पीढ़ी को पैसा नहीं मिलेगा वो नहीं रुक सकती। मैं 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरे पास देसी गिर गाय हैं। मैंने सबसे पहले गांव में गिर गाय पालना शुरू किया है। हम गौ पालन करके उसके प्रोडक्ट बना के उनका आय का स्रोत बन जाए, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उतना ही जितना वो नौकरी करके कमा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल बराबर। यहाँ तो पहली बार आए हैं हम। उतना बड़ा खेती तो नहीं है हमारा, लेकिन हमारा इतना है कि मतलब अपने घर के लिए खुद उगा के खाते हैं और फुल्ली ऑर्गेनिक है। और सिक्किम तो ऑर्गेनिक स्टेट ही है कुछ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारा उधर मतलब। लेकिन ऑर्गेनिक स्टेट होने से क्या सब लोग ये तो बहुत गर्व से कहते हैं, लेकिन क्या उतना इनकम भी हो जाती है क्या? जी हाँ, करने से हो जाती है, क्योंकि हमारा आधा सा ज़मीन तो बंजर पड़ा हुआ है अभी। अगर उसमें सब लोग मिलके ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे वहाँ पे ये एक रेयर चीज़ मिलता है जो बड़ी इलायची, उसका मतलब बहुत मार्केट में बहुत रेट है। तो क्या वो जो ज़मीन पड़ा हुआ है उस पर करने के लिए लोग वहाँ है नहीं, क्या बात?
नहीं मतलब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, गांव की तरफ लौट के नहीं आ रहे, लेकिन अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है जब से ऑर्गेनिक खेती शुरू हुआ है। मेरा घर पे मेरा 4 लड़के लड़की, अब मेरा माँ बाप ने जैसे भी हो बचपन से सब्जी उगा के हम लोगों को पढ़ाया, सब्जी बेच के हर एक हफ्ते में एवरी संडे वो बाज़ार जाके सब्जी लेके खरीद के सब करके हम लोगों को इतना पढ़ाया है कि अभी हम अपने अपने पैर पे खड़े हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं कि कुछ पैर पर खड़े हो गए? नहीं, अभी मैं मास्टर्स ख़त्म करके एग्रीकल्चर ऑफिस पे काम कर रही हूँ। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑफिस, सरकार का जो एग्रीकल्चर ऑफिस है, अपने गांव में आपकी जो खेती है जो माँ बाप की थी उसको कौन संभालेगा? वो अब सब देख रहे हैं, हम भी मिलके कर रहे हैं अभी घर पे। अभी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। नौकरी भी खेती भी? हाँ, दोनों। जो नई पीढ़ी के किसान बन सकते हैं वो कैसे गांव में इस्टेब्लिश होंगे? उनकी पुनर्प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। मैं खुद एक फार्मिंग कम्युनिटी मतलब फार्मर्स का एक कृषक का ही मैं लड़का हूँ। अभी भी मेरे लगभग कम से कम 14-15 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर हम खेती करते हैं और सस्टेनेबल वे, और लगभग 30% 25% ज़मीन पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरा भारतवर्ष में, और सारे मतलब वाटर टावर जो है पहाड़ों में ही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी? बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ मूल रूप से प्राकृतिक खेती, गाय आधारित प्राकृतिक खेती में मतलब वहाँ का जो मतलब मूल पेशा ही यही है सर। तो अभी मुझे हमारे यहाँ पर कहावत था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच चाकरी बोलते थे, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक खेती मतलब कितना सस्टेनेबल है। मैं खुद कर रहा हूँ और लगभग मेरे 9000 फार्मर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, और उनको एक मैंने मॉडल बना के, बहुत सारे मॉडल बना के दिया है, और बहुत सारे यूथ भी अभी जुड़ गए हैं, मतलब पढ़ के मतलब वो MA मतलब ये हायर स्टडी करने के बाद भी, जैसे ये लड़का है ये MA B.Ed है, तो अभी वो गौशाला चला रहा है। तो ऐसे मेरे पास में बहुत सारे मतलब उदाहरण है जो ऑलरेडी मतलब डॉक्यूमेंटेड भी है। मतलब इस तरह के जो ग्रीन लीडर हैं उनका होना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को लीड कर सकें, और फिर उनके साथ में उस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और जो बाकी युवा हैं वो भी खड़े हो सकें। अभी पूर्वांचल का ऐसा स्थिति है, ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती के जो बोले, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक जगह है, मगर अभी जो जितने भी चाय बागान है जो भी है, और जिस तरह से अभी केमिकल यूज़ हो रहा है, इससे अभी दिनों दिन बदतर होती जा रही है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तरफ फ्लो हो रहा है, इसको कैसे रोके? तो स्वामी जी के जो कर्मा है, ये कर्मा का थोड़ा सा बीज लेके हम वहाँ आसाम में इसको प्रतिष्ठापित करें और लोगों को अनुप्राणित करें। खेती ही एक ऐसा है जहाँ से हम समाज के समग्र विकास की ओर जा सकते हैं। इसीलिए मतलब सिद्धगिरी से समग्र विकास का सीड लेकर के असम की तरफ भी जाने की बात यहाँ पर हुई है, और ये सस्टेनेबल या ये जो टिकाऊपन है इसकी बहुत ज़रूरत भी है। हम मार्केटिंग का काम करते हैं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन हमारा गोदली परिवार का मैं संस्थापक हूं, जिसमें हम लोग किसानों की उपज को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें लगता है कि जो खेती कर सकता है वो खेती करे, और जो मार्केटिंग कर सकता है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका वो करे, तो सब एक सामंजस्य में काम कर पाएंगे। जैसे स्वामी जी ने यहाँ पर पूरा एक मॉडल बनाया हुआ है। तो मुझे कितने किसानों का प्रोड्यूस आप ले रहे हैं? लगभग 50 किसानों का है। लगभग 50 किसानों का अभी कर रहे हैं हम लोग। मतलब किसान जो है, अगर उसका उत्पाद जो है उसे लेने वाले लोग, उचित मूल्य पर लेने वाले लोग अगर उसके सामने रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसे बेचने का संकट नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ा काम होगा। मानव है तो मानव के लिए अगर भोजन करना है तो मृदा की रक्षा करनी पड़ेगी, और मृदा जब भी रक्षित होगी जब गौ माता, देसी गौ माता रक्षित होगी। तो लोग देसी गौ माता के रक्षण के प्रति आगे आएँ, लोग संतों से जुड़े, क्योंकि भारत जो है ऋषि कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो जब संतों से जुड़ेंगे तो संत उस आपके आचार विचार व्यवहार में आपको कैसा आहार लेना है, कैसे देसी गौ माता की सेवा करनी है, तभी यह जो हमारी धरा है वह जैविक होगी। और कहीं ना कहीं स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा कि हम जैविक आहार लेंगे। तो यहाँ पर कई तरह के लोग हैं जो खेती की समझ रखते हैं, खेती से कैसे ग्राम विकास संभव है, कैसे आज का जो युवा है वो वहाँ टिक सकता है, जो नए भारत के किसान हैं वो वहाँ टिक सकते हैं, वो ऋषि और कृषि का जो ये देश है ये फिर से स्थापित हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खेती सबसे उचित रास्ता हो सकता है। इन सारी बातों को समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, ऋषि का मतलब रिसर्चर भी ऐसा कह सकते हैं आप, इसलिए आप आचार्य रविंद्र को आप देखेंगे,
उन्होंने जो है अपना IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर एग्रीकल्चर में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया और एक वैदिक गांव बनाने का निर्णय लिया। यहाँ मिसाइल साइंटिस्ट यहाँ पर थे, उन्होंने अपना किस तरह से उनका विचार है वो सब चीज़ को छोड़कर नेचर और पंच महाभूत को कैसे स्वस्थ रखना है। अगर प्रकृति स्वस्थ होगी तो संस्कृति भी स्वस्थ होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा। और ये जो सब ताना बाना है अगर ये बनता है तो निश्चित तौर पर एक चित्र और चरित्र दोनों का निर्माण होगा। और इसी को लेकर के ये हमारी एक खास पेशकश थी स्पेशल रिपोर्ट में। आप देखते रहिए संसद टीवी।